तमाम देखने और सुनने वालों को हम दिली खैर मकदम कहेंगे। आपके अपने प्रोग्राम एक्सक्लूसिव डिबेट एंड एनालिसिस ऑन प्राइम टाइम, ए प्रेजेंटेशन बाय स्टूडियो 4, कंसेप्ट बाय वन एंड ओनली वन हाइमा खान। ख्वातीन हजरात, जैसे कि आप देखते ही हैं कि हर पीर वाले दिन हम रात 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुछ मौज़ूआत जो कि गुज़िश्ता हफ्ता रफ्ता रोनमा होते हैं, उन मौज़ूआत को सामने रखते हैं, उन पे तबसरा करते हैं, उसका छोटा सा तजिया भी कर लेते हैं। और एक छोटे से वक्त में हम तकरीबन 8 या 9 वो मौज़ूआत लेके आते हैं जिनका ताल्लुक ईस्ट एशिया यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, मिडल ईस्ट यानी उनकी नेबर कंट्रीज जिनसे आपका ताल्लुक है, आप सुनना भी चाहते हैं उनके बारे में, उनकी खबरों के बारे में, और वो कहीं ना कहीं से आपसे और हमसे वाबस्ता भी होती हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके और अपने मुल्क में आ जाते हैं कनाडा, और इस खूबसूरत सरजमीन जिससे हमारा ताल्लुक है, यहाँ जो अहम वाक़यात गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमा होते हैं, उस पर हम कुछ छोटा सा तबसरा कर लेते हैं। और साइड पे भी थांका जाकी कर लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि अमेरिका और दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या हो रहा है। ख्वातीन और हज़रात, एक तस्हीह करना चाहूँगा। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपकी खिदमत में एक जो गलतफहमी है उसको मैं ज़रा दूर करना चाहूँगा। वो ये कि जब हमने पिछली दफ़ा एक्सक्लूसिव डिबेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डिबेट है, वो शायद कुछ हमारे देखने वाले उसका मतलब या मफहूम ये ले गए कि शायद ये एक बहस मुबाहिसा, जिसको हम बहस मुबाहिसा कहते हैं, वो होगा इस प्रोग्राम में, जिसमें अनीस साहब और मैं दू बदू कोई एक मौजू होगा और उस पर एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे या अपने अपने दलील लाके अपनी बात में वजन डालेंगे। इसको कोशा नशीन फरमाइए कि ये कतन डिबेट नहीं है, बल्कि ये एक गुज़िश्ता हफ्ते जो करंट अफेयर्स गुजरे हैं, जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उस पर हम तबसरा करते हैं, और मुख्तसर तबसरा। हाँ, ये एक अलग बात है कि मैं और अनीस फारूकी साहब अपनी अपनी जगह एक अपनी अलग राय रखते हैं और सोच का प्रचार भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां मुझे मौका मिलेगा, वक्त ने मोहलत भी दी, तो मैं यकीनन इख्तलाफ राय करता रहूँगा अनीस भाई से, और जहां ज़रूरत पड़ी वहां पर मैं इनके साथ एग्रीमेंट भी करूँगा, लेकिन बहुत मुख्तसरन। तो चलिए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। अनीस फारूकी साहब, जी सर। आ जाइए आप मैदान में। बिल्कुल सर, हाजिर हैं। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दर्शकों को दुनिया भर में नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। ये ज़रा सा डिफरेंट नोयत का, ठंडा मिजाज का प्रोग्राम है, जो आपको थोड़ा सा सुकून से देखने की ज़रूरत होती है। और इसमें आपको दुनिया भर में जितने भी टॉक शोज़ हैं, जितने भी तबसरे और तज्जियों के प्रोग्राम हैं, उससे थोड़ा सा हट के हम कोशिश करते हैं आपको बताएं चीज़ें। तो आपको उम्मीद है पसंद आ रहा होगा जो आपकी राय और फीडबैक हम देख रहे हैं। टीवी 4 पे भी देख रहे हैं आप इसको, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम फुली पैक्ड टॉपिक्स के साथ, उम्मीद है कामरान खान साहब लाए होंगे। तो कामरान साहब जी, आप स्टार्ट कीजिए प्रोग्राम को। जी, चलिए आगे चलते हैं प्रोग्राम को। मेरा पहला जो मौजू है, वो जो मौजूदा सियासी सूरत जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जी गर्मा गर्म मामला सियासी सूरत हाल इन पाकिस्तान। ठीक। पीडीएम ने एक और जलसा किया आज, गालबन हो चुका होगा इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यानी बरोज पीर मुल्तान को, मुल्तान मुल्तान का। में होना था। जी जी। और फिर वही बहस जो पिछली दफ़ा भी हमने की थी कि अनीस भाई, जो हमने बात की थी कि ऐसी क्या मुसीबत पड़ी है कि जब कोरोना की वबा पूरी दुनिया में, अब दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है, और बशमूल पाकिस्तान, और बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई हुई हैं। उसके बावजूद हुकूमत, चले समझ में आ गया, कोई सी भी हुकूमत हो, जब भी आप तारीख पे भी नज़र डालें, कोई हुकूमत पसंद नहीं करती है कि उसके खिलाफ कोई जलसा हो, समझ में आ गई बात। लेकिन इस दफ़ा तो वाक़तन एक बिल्कुल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत ने इनसे एहतजाज किया, एक इल्तिजा भी की
कि पेंडेमिक फैला हुआ है, लोग और इतनी बड़ी तादाद में 1 लाख 2 लाख लोग जहां जमा होंगे, वहां पर आप एक अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो अपनी इनकी जाती जो दावतें हो रही हैं, जैसे कि अभी खबरों में आया कि दावतनामा आसिफ जरदारी साहब की तरफ से जो बांटा गया उनकी जी दुख्तर नेक अख्तर की निकाह पे, उसमें बड़ी सख्त शराइत थी कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करें। अपने लिए तो सारे ज़ाब्ते, सारी हिफाजतें, लेकिन आम गरीब आदमी, और देखें उन जलसों में वो आदमी आ रहा है या वो लोग आ रहे हैं जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी का भी लाले पड़े हुए हैं, और उनको अगर अल्लाह ना करे ये कोरोना की बीमारी लाहक हो गई या लग गई, वो किधर जाएंगे? ये जी जी, जिद्दम जिद्दा नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल। एक 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 दहशतगर्दी नहीं है, एक ज्यादती नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं हस्ब मुखालिफ वाले। आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दुनिया इस वक्त एक पेंडेमिक से गुजर रही है, तो क्या इस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई हुई है कि हम, आपने ख़ासतौर पे जब बात की पीडीएम के जलसों की, तो मैं इसको जोड़ना चाहूँगा साथ साथ दो चीज़ों से। एक, ताकि हमारे व्यूअर्स को पूरा इसका सिनेरियो समझ में आ जाए। एक तो ये कि जो आप पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और इसमें आप जो है वो एसओपीज़ की वायलेशन है, ये सब कुछ हो रही है। दूसरी बात से मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और पीएमएलएन की जो सिचुएशन है, उन पे भी पाबंदी लगने की जो बात हो रही है, उस पर भी बात हो जाएगी। तो ये जो आप बड़े बड़े जलसे देख रहे हैं, ये जलसे करना पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है साहब। और ये, इससे कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती, इससे हुकूमतें गिर नहीं जाती, इससे तब्दीली आ नहीं जाती। तब्दीली पाकिस्तान में दो तरीके से आई है। एक तो या तो वोट के ज़रिए इलेक्शन हुए और तब्दीली आई है, दूसरी हमने देखा कि मार्शल लॉ के ज़रिए। हमने ये देखा कि कभी भी एजिटेशन से, जलसे जुलूसों से, सड़कों पे आने से आपकी हुकूमत का तख्त नहीं गिरा है। 9 सितारों का जब एक इत्तेहाद बना था पाकिस्तान में भुट्टो के ख़िलाफ़, तो उससे भी हुकूमत नहीं गिरी थी, उससे मार्शल लॉ आया था। अगर हुकूमत गिरनी होती तो फिर इलेक्शन होते और फिर वो 9 सितारे मुंतखब होके आते, हल्फ उठाते, तो ये सूरत हाल हुई थी। मेरा ये ख्याल है कि ये टाइमिंग जो है थोड़ी सी गलत है इन जलसों की। इनकी एसओपीज़ के ख़िलाफ़ वर्जी भी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि जो हर शहर में अगर 12 पार्टियां मिलकर एक जलसा कर रही हैं, उससे बड़ा खादिम रिजवी का जनाजा हो जाता है, उससे बड़ा मैराडोना का जनाजा हो जाता है, उससे बड़ी दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये दे डू नॉट प्रोवाइड और एनी एविडेंस टू मी कि इससे कोई चेंज आने वाली है, और चेंज की ज़रूरत कितनी है। यानी कि ये, अगर आप एक आम पाकिस्तानी इसको इस तरह से सोचे कि हम इमरान खान को आए हुए अभी 2 साल नहीं हुए, और इस 2 साल आपने इंतज़ार कर लिया, अब 2 साल से ज़्यादा आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे, और अब आपको अचानक से याद आया कि ये हमारे वोट को इज़्ज़त दो और हमें वोट चोरी हो गया और इलेक्शन चोरी हो गया। जबकि इस वक्त दुनिया को और ममालिक को, रियासतों को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान में आप डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका ये एक जमहूरी हक़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि है, और मैं ये भी समझता हूँ कि नून लीग के साथ ज़्यादती है, उनके लीडरान को साइड में करके, उनको मुल्क बदर करके, उनको जेलों में डाल के, अगर ये ज़्यादती करेंगे तो फिर आवाज़ तो उठेगी और तकलीफ़ तो होगी, और उनका हक़ बनता है कि वो इसको करें। और मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि ये इलेक्शन जो हुआ था इमरान खान का, ये दुरुस्त इलेक्शन नहीं था, ये चोरी हुआ था। तो इस पर हम लास्ट वीक बात भी कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ये देखना चाहिए था कि टाइमिंग, इस पर अब हम इस पर आ जाते हैं कि टाइमिंग क्या थी। क्या टाइमिंग ये सही थी, इस टाइमिंग पे ये होना चाहिए था, या इसके लिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता था? तो आप इसमें मुझे शामिल करके बताइए कि जो मेरा जो तज्ज़िया है, इसमें आप इसको कैसा समझते हैं? जी, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। तारीख पे अगर नज़र डाली जाए, पाकिस्तान की सियासी तारीख पे, तो दोनों जमातें यानी हुकूमत और हज़ब मुखालिफ जब जब एजिटेशन पे उतरी, तो फ़ायदा आवाम को तो कतई नहीं हुआ, बल्कि दोनों ही को एक साथ नुकसान हुआ। ये मैं यहाँ आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। दूसरी चीज़, जो ये उतावले हुए हुए हैं इस वक्त हज़ब मुखालिफ, वैसे तो कोई इनकी रीज़न समझ में नहीं आती है कि इन्होंने लोगों की जानों को ख़तरे में डाला हुआ है। मैंने कहीं पर ये पढ़ा, और मेरा तज़िया शायद ये है
कि मार्च में जो अभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, गालबन ये बुरी तरह से खौफजदा हैं कि जो थोड़ी बहुत इनकी नुमाइंदगी है सेनेट में वो भी हाथ से चली जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त अक्सरियत हुकूमती जमात की है पार्लियामेंट में, दोनों पार्लियामेंट्स में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इतने घबराए हुए हैं ये चाह ये रहे हैं कि मार्च से पहले पहले कुछ देखिए, नहीं, जादू मैं ये चल जाए? समझता हूँ कि एक चीज़ और भी समझिएगा, इसकी ये एंगल शायद बहुत कम लोगों की समझ में आएगा, लेकिन जितना मैं मुस्लिम लीग नून को जानता हूँ और जितना मैं पीपल्स पार्टी की सियासत को समझता हूँ, मौलाना साहब की सियासत को समझता हूँ, ये बाज़ औक़ात ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की ए और बी टीम का किरदार होते हैं, सब लोग ए बी और सी टीम होती है। ये नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट हों और बिल्कुल कोई इनकलाब लेकर आ रहे हों। हैं ये भी सब कोई, ये सब उसी दरवाजे से आते हैं, गेट नंबर से आते हैं, और बस अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम पे दस्ते शफ़क़त कब रखा जाएगा। ये चीज़ अगर ना होती तो आपको मैं बताऊँ ये जल्द से क्यों हो रहे हैं। एक आपने जब स्कूल कॉलेज में तो लिटमस टेस्ट हुआ करता था एक, तो ये लिटमस टेस्ट होता है, इनको इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी देर के लिए खुली छूट देती है कि जाएं और प्रूफ करके दिखाएं कि आपकी कितनी स्ट्रीट पावर है, कितनी ताकत है, आवाम कितनी आपके साथ है। और अगर इसमें कुछ वाकई ज़ोर हुआ, क्योंकि देखें इस्टेब्लिशमेंट को भी तो बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर फसाद और शरअंगेज़ी नहीं चाहिए होती ना, वो भी तो देखते हैं कि आवाम का रुख किस तरफ जा रहा है। तो वो एक तरह का आवाम का बहाव देखने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और ये लोग अपना साबित करते हैं कि हम में ज़्यादा दम है और हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक दीज आर नॉट वेरी इम्प्रेसिव इमेजेस जो मैं देखता हूँ जलसों की। इससे ज़्यादा जलसे तो अल्ताफ़ हुसैन ख़वातीन के कराची में कर लिया करते थे, जिनाब बाग में कर लिया करते थे, और दूसरे लोग कर लेते हैं। मंजूर पश्तीन एक आवाज़ लगाता है तो लोग आ जाते हैं। तो आई थिंक दीज डोंट, अभी ये एक टेस्ट से गुजर रहे हैं, एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट दिया है कि देख करके दिखाओ बेटा हमें, फिर हम देखते हैं कि आगे चल के क्या बात होती है। और आप ये देखिए कि जब वक्त आएगा तो मौलाना भी अलग रास्ते पे चलेंगे, और बिलावल भुट्टो भी अलग रास्ते पे चलेंगे, और मरीम नवाज़ भी अलग रास्ते पे चलेंगी, क्योंकि इनके नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये अभी सूरत हाल देखने वाली है, जलसे करने दें इनको, लेकिन जलसे करते हुए थोड़ा सा कोरोना की एहतियात कर लें बस। जी, देखने में तो यही आया है कि मसद वो कहते नहीं है कि जिनकी वजह से पूरी कौम, इससे पहले हुकूमतों में यही तो रहे हैं, और यही मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी वजह भी तबाही की यही सारे लोग, और अब वही लोग कह रहे हैं कि हम मुल्क को बचाने आ गए। बहरहाल चलें आगे चलते हैं जी। एक और खबर है जिसमें बाबर एवान साहब, जो कि शायद मुशीर हैं हुकूमत में, मुशीर कानून है गालबन, और उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही, मरियम की तकरीरों को और उनकी एलिगेशंस को सामने रखते हुए, और 2 अखबारों में भी पिछले दिनों, ये शायद पिछले हफ्ते ये खबर छपी है या खबरें छपी हैं कि गालबन PMLN पे कोई पाबंदी लग सकती है। आप क्या कहते हैं, अगर लग गई तो क्या इसके रिएक्शन या क्या इसके मामलात होंगे, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल ही गैर जमहूरी रवैये होते हैं कि हम कहें कि PMLN जो है वो एक पाकिस्तानी जमात नहीं है, नवाज़ शरीफ एक गद्दार है, मरीम नवाज़ जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। कैसे साबित करेंगे आप? कल को यही लोग आवाम के वोट से मुंतखब होकर जब आएंगे और हल्फ उठाएंगे, तो इनका एक मिलिट्री सेक्रेटरी भी होगा, इनके साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आएंगे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने, सलूट भी मारेंगे। सो ये पाबंदी लगाने वाला खेल जो है ना, ख़त्म होना चाहिए। ये आपके मुल्क को किसी अच्छी तरफ लेके नहीं जा रहा है। हमने यही देखा है कि MQM पे पाबंदी लगा के आप सिंध को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, शहरी सिंध को, और बंदूक के बल पे एक ऐसी रियासत के तौर पे जो कि मकबूजा रियासत का तस्वुर पेश करती है, हम उसको पूरी दुनिया को ये इमेज दिखा रहे हैं। जिस दिन आप उस पर बंदूक का बल और ताकत का वहाँ से ज़ोर हटा देंगे, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, क्योंकि आवाम की जो राय है वो आप गोली और लाठी की सरकार से बदल नहीं सकते। सो आई थिंक ये पाबंदी लगा कर ये अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी सालमियत पे। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मामला है पंजाब का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, किसान भाई हैं, मज़दूर भाई हैं, और वो लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। याद रखिए कि वो भी उसी ब्रीड के हैं
जिस ब्रीड की इस्टेब्लिशमेंट है। सो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन माइक टायसन एंड उनके मुखालिफ के दरमियान जो होता है वो देखना पड़ेगा। दो पावरफुल लोग हैं आपस में आमने सामने, तो इट्स नॉट ईजी कि ये इस पर पाबंदी लग जाए। मैं नहीं देख रहा कि इस पर पाबंदी लगेगी, ना इनकी जुर्रत होगी लगाने की। नहीं वो जी, इसके कोई नताइज आप सही कह रहे हैं। अगर तारीख पे नज़र डालें तो भुट्टो साहब के दौर में भी, यानी 70s में भी पाबंदी लगी थी वली खां की जमात पे, और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, और भी 2-3 जमातों पे पाबंदियां लगी। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जमात इस्लामी में 60s की दौर में अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी पे भी नहीं लगेगी, नहीं पाबंदी लगेगी, इसको लगी। छोड़ें, ये तो आप भूल जाएं। जी, तो इसके कोई नताइज सच नहीं मिल पाए। अच्छा चलें, आगे चलते हैं। इस पिछले हफ्ते का सबसे धमाकेदार मौजू जी। वो है, क्या हम इजराइल को एक्सेप्ट करने यानी कबूल करने जा रहे हैं कि नहीं एज ए रियासत या नहीं। पीएम साहब हमारे इमरान खान साहब ने तो खुल के अभी पिछले दिनों जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें तो उन्होंने साफ कहा कि जब तक मकबूजा फ़लस्तीन का सिलसिला नहीं होता है, यानी अगर जब तक उसको सेटलमेंट नहीं मिलती है, कुछ हो जाए, हम बहुत बबांगे दोहल उन्होंने ये बात कही थी, हम नहीं कबूल करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो अभी आप देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं। दो हमारे नामवर एंकर, बहुत सीनियर एंकर, उन्होंने इजराइल के टीवी पे कुछ अपीयरेंस भी दी और उसमें कहा कि हाँ, मतलब तारीफ़ ही की इजराइल के बारे में और कुछ पॉजिटिव इशारे दिए। आप क्या कहते हैं इस मौजू पे? हाँ, बड़ा नाजुक एक सेंसिटिव टॉपिक है पाकिस्तानियों के लिए। उसकी वजह इमरान खान नहीं है, उसकी वजह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तकरीर है जिसमें उन्होंने एक तरह का गाइडलाइन दे दी थी पाकिस्तानियों को कि वही बात जो आपने कही कि फ़लस्तीन की को जब तक उसका हक़ नहीं मिल जाता। अब यहाँ हक़ से मुराद है हक़ खुद इरादियत जिसे आप कहते हैं, या उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, या जो भी उनका क्लेम है उसकी बात है। लेकिन ये मामला काफ़ी पुराना हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया कई मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़र के यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये सूरत हाल अगर हम उस तनाज़र में देखें तो इमरान खान दुरुस्त है, और पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन है, इसको ऐसे समझिएगा। सॉवरन नेशन की अपनी मर्ज़ी है कि हम करें नहीं करें, कहते हैं ना कि मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी। तो इमरान खान भी अब यही कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी। लेकिन मेरा एक ये सोच है मेरी कि वो कब तक ये होल्ड कर पाएंगे। ये ओमान और आपके यूएई और दीगर ममालिक और इवन सऊदी अरेबिया भी आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि ये इस तरफ रुख कर रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इमरान खान इस पे यू टर्न कब लेंगे और क्या वो यू टर्न लेंगे। और अगर वो यू टर्न लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े सेक्रीफाइस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं पॉलिटिकली। पाकिस्तानी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, पाकिस्तानी अवाम भी इस मामले में बड़ी जज्बाती है और वो इतनी आसानी से ये बात तस्लीम नहीं करेगी जब तक कि इमरान खान और उनकी इस्टेब्लिशमेंट उनको किसी तरह से ऐसे नैरेटिव पे राज़ी ना कर लें कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और हमारी बका का सवाल है, या ये कि हम दोस्त ममालिक हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब वो कहेंगे तो हो सकता है कि शायद कल को ये नेतन्याहू और जो है वो बैठे हुए हों वज़ीर आज़म हाउस में इस्लामाबाद में, हू नोज़। देखिए, मैं अपना ज़ाती राय ये पेश खिदमत करना चाहूँगा कि एक तो ये कि कोई हमें डिक्टेशन क्यों कराए। मतलब नहीं, जब इसमें तक हम चाह डिक्टेशन रहे की थे कि बात हम नहीं है नहीं भाई। खेलेंगे तो इसमें आपको क्यों इसमें खेलने कामरान देंगे। भाई डिक्टेशन की बात नहीं है। इसमें बात है कि जैसे मैंने कहा था कि कौमें अपनी अपनी मफाद में इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन करते हैं फ़ैसले। वो फॉरेन रिलेशंस जो है ना बेस्ड ऑन जज्बात, इमोशन, रिलीजन, फेथ पे नहीं करते। पाकिस्तान और इज़राइल की जो सरहदें हैं वो बहुत दूर दूर हैं, हमारा उनसे कोई लेने देना नहीं है। वो एक कंट्रोवर्सी है जो कि उनका आपस का मामला है अरबों का, और वो अरब जब अरब ही उसको हैंडल कर रहे हैं एमिकेबली, तो हम बेगानी शादी में कौन होते हैं कि हम जो है ना वो दुनिया से एक अलग
किरदार अपना निभाएं कि हम नहीं करेंगे, पर जो 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 फरीक हैं वो तो आपस में कर रहे हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। तो मैं इस बात को ऐसे भी देखता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, जी बिल्कुल। जज्बात से हटके। अगर तारीख पे भी अगर आप नज़र डालें अनीस भाई, देखिए अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 से 2,500 साल से यहूदी उस खत्ते में आबाद हैं। उन्हीं का मुल्क था, उन्होंने ही बसाया था ये खत्ता, जो मालूम तारीख है उसको सामने रखते हुए। हज़रत उमर के ज़माने में मुसलमान आए थे वहाँ पर, यानी बाद में आए। और चले ठीक है, अब वो तारीख का हिस्सा है और वो बात भी गुजरे हुए कोई 1300 साल गुजर गए, तो बात समझ में आ गई कि चले ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई, अब मुसलमान भी वहाँ के मुकामी ही कहलाते हैं। जी। लेकिन अगर दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक वो कौम है इजराइल के जिसने बे इंतहा डेवलपमेंट की है। छोटा सा खत्ता, शायद कराची के रुकबे के बराबर उनकी आबादी है, 7 मिलियन से ऊपर उनकी आबादी भी नहीं, और रुकबे के हिसाब से कराची से भी शायद छोटा वो सहराई खत्ता होगा। लेकिन जो तरक्की, बेमिसाल उन्होंने तरक्की की, और इससे मैं नहीं समझता कि अरब ममालिक ही नहीं, पाकिस्तान भी फ़ायदा उठा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन में, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है। नंबर 1, नंबर 3, बल्कि नंबर 2 के बाद नंबर 3 देखा जाए। एक और बात भी है अनीस भाई कि देखिए, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल होता नहीं है अभी तक। 60s बल्कि 48 में पहली जंग हुई थी इनकी, और उसके बाद से लेकर अरब लड़ी रहे थे इनसे, क्या नतीजा मिला, बल्कि और मुंह की खाते रहे। तो बेहतर यह है कि टेबल पे बैठे बात करें। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ है कि आप एक बात नोट करें, देखिए जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उससे फ़ायदा ही मिलता है। आपने क्या एक बात नोट करिए कि गजा की पट्टी पे बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा था, और बहुत दीदा दिली से इजराइल किसी की नहीं सुन रहा था वो, कि जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ पर आबादी करूँगा, कॉलोनीज बनाऊँगा अपनी, और आपके अरब कंट्रीज कुछ नहीं कर पा रहे थे उसके। लेकिन आपने एक बात नोट की, जब से ये ताल्लुकात में नरमी आई और गर्मजोशी, तो कह लें हाँ, गर्मजोशी भी आना शुरू हुई, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, तो एक बात आपने नोट की है कि उन्होंने होल्ड कर लिया है फर्दर एक्सपेंशन गजा की पट्टी पे, या जिसको हम गजा की स्ट्रिप भी कहते हैं। ये तो आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि ये किस ऊँट किस करवट बैठता है। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारी गुफ्तगू को 22 मिनट हो गए हैं और अभी आपके बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, तो जी अब बिल्कुल, हमको थोड़ा सा आगे जी बढ़ना है। बिल्कुल, तेजी से आगे बढ़ते हैं। ओआईसी, चले ओआईसी से पहले एक और भी चीज, एक बहुत क्विक तबसरा आपका चाहूंगा। अभी खबरें आई हैं जिसकी तस्दीक खैर सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं की है, लेकिन बावसूख जराए से ये बातें की जा रही हैं पूरी दुनिया में कि नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरब का भी विजिट भी किया है और वहाँ की किसी बहुत अहम शख्सियत से मिले हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अभी तक तो खैर उन्होंने देखिए, अगर वहाँ के जो मुझे तो कोई फरमा रवा है कंफर्म, उन्होंने मना किया था, हाँ, लेकिन अब किस तरफ आगे बढ़ रहा है सऊदी अरब? मुझे तो कन्फर्मेशन ऐसी नहीं है कोई, इसलिए मैं कोई बात इस पर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इसमें कोई शक भी नहीं है। तो अब ये क्योंकि मैंने कहा ना कि अरब अब अपने मामलात को ख़ुद देख रहे हैं। अरब को आप मुझे बताइए ना कि हम कहते हैं कि हम मुसलमान ममालिक और इत्तेहाद और उम्मा, अरब तो अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। उन्होंने तो इमरान खान को एक फ़ोन नहीं किया, जनरल बाजवा को एक फ़ोन नहीं किया कि चीफ़ बताओ क्या करें हम। चीफ़ अलबत्ता पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये दिस इज़ द वे पाकिस्तान शुड लर्न, कि जब फैसलों की बात आती है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान अगर इसराइल पे स्टैंड ले रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो सऊदी अरब और दीगर ममालिक को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं, अमीर हैं, लेकिन फ़ैसले हम अपने खुद करेंगे। तो दिस इज़ अ गुड थिंग ऑफ इमरान खान, जो मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैं ये अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि दोस्ती या इसराइल को तस्लीम करना या ना करना, ये दे पाकिस्तान शुड डू इफ़ इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन द के कायद-ए-आज़म की स्पीच की तनाजुर में, या नहीं बेस्ट इंटरेस्ट। आज 2020-2021 आ गया, इसमें क्या बेस्ट इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान का, और वो अपने आप को सस्ता ना बेचें। जी बेहतर। अनीस भाई, अभी एक और वाक़या हुआ है, अहम वाक़या, OIC से रिलेटेड मीटिंग हुई जी, क्या कहेंगे, क्या पाया? इस पे मैं यही कहूँगा कि हमारे जो अरब दोस्त हैं,
ममालिक हैं, और इसमें OIC में जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो अगेन दे डू थिंग्स ऑन देयर ओन, वो खुद ही करते हैं, वो फैसले खुद ही करते हैं। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद लोगों की समझ में, लोगों ने भी उसको ऑब्ज़र्व किया होगा इस मीटिंग में, कि बिहाइंड द सीन एक मैसेज भेजा गया है, और वो मैसेज भेजा गया है जो बाइडन को, और वो आपने भी इसको ऑब्ज़र्व किया होगा। मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी आप भी इस पर डालिएगा कि एक इस तरह का मैसेज कि देखें हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं। आपको मालूम है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी एक अलग ही सोच है ईरान को लेकर। तो ये चीज़ का ख़तरा था अरब ममालिक को, और इन्होंने इस पे बैठ के एक जिसे कहते हैं ना कि अर्ली वार्निंग एक भेजी, दोस्ताना याद दहानी के तौर पे, कि जस्ट ए फ्रेंडली रिमाइंडर कि हम आपके दोस्त हैं और हमारे साथ ज़्यादा आपको रहना है, और ईरान के साथ ज़रा आप अपनी दोस्ती को सोचिएगा। तो ये इसमें अर्दगान भी शामिल थे। और अब ये मसला ये कि इनके आपस में भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, और इनकी जो इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशनशिप है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। तो सऊदी अरब ने के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान को लेकर, तो उस, और वो बड़े भाई भी हैं, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी हैं। तो वो आपने देखा होगा इस OIC का जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि ये किसी तरह से जो बाइडन जब आए हुकूमत में तो उनका पलड़ा हमारी तरफ रहे। अब आप इसको कैसे देखते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो है कि देखिए जो नज़र आ रहा है, जो बाइडन, अगर आप देखा जाए, जब ये बाराक ओबामा की साथ थे, उसकी टीम में थे, नायब सदर थे उस ज़माने में, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, और ये उस टीम का हिस्सा थे कि जिन्होंने ताल्लुकात अस्तवार काफ़ी हद तक किए थे ईरान से, और गर्मजोशी तो नहीं कहूँगा लेकिन हाथ आगे बढ़ाया था दोस्ती का ईरान से, काफ़ी नरम मामलात रखे थे। और जिसको जाहिर सी बात है कि मिडल ईस्ट के जो दूसरे ममालिक हैं वो बेहतर नहीं समझते होंगे, जिसमें अरब कंट्रीज आप कह सकते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते होंगे। और यकीनन ये मैसेज, अगर इसी तनाजुर में हम नज़र, एक और अहम वाक़या रहनुमा हुआ है वो ईरान में, जो वहाँ के एक काफ़ी मशहूर, जब मैंने रिसर्च की यकीनन बहुत उनको मशहूर पाया, मोहसिन फ़ाखिर ज़ादा, अच्छा, ज़ादे, उनकी अभी एसिनेशन हुई ईरान में। और उससे बढ़कर आप नोट करें कि जो रूहानी साहब ने, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, रूहानी साहब ने एक बयान भी दिया उसकी इस वाक़े के ऊपर कि हम फौरन जवाब नहीं देंगे, और बहुत हमें पता है कि ये दुश्मन क्यों वार कर रहा है हम पे। तो ये बहुत अजीब इशारा नहीं, आप क्या कहते हैं अनीस भाई, इस जो अभी आपने इशारा किया उसको सामने रखते हुए? नहीं, देखें, ये जो ईरान इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो दुश्मन ईरान का बज़ाहिर हम सब जानते हैं कि कौन है, कि वो इसराइल की तरफ इशारा किया उन्होंने। लेकिन साथ साथ उन्होंने बड़े मोहतात अल्फाज में ये भी कहा है कि हम अपने साइंसदान, जो कि न्यूक्लियर साइंसदान, इसको इस तरह समझिए कि जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब पाकिस्तान में, इसी तरह ये ईरान के वो साइंसदान हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, और टेक्नोलॉजी के पीछे, और इनकी गाड़ी पे हमला किया गया जुमे के दिन, और इनको असैसिनेट किया गया। अब ज़ाहिर है असैसिनेट किया गया तो इसके पीछे कोई ना कोई तो साजिश या कॉन्स्पिरेसी होगी। कोई प्रूफ तो है नहीं, दुनिया में इस तरह के वाक़यात का कोई एविडेंस तो नहीं मिलता। आज हम अपने बेनज़ीर भुट्टो का आज तक नहीं पकड़ सके कि कौन कातिल था, सबको मालूम है, लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ईरान ने मैसेज बड़ा क्लियर दिया है, और साथ साथ ये भी अल्फाज यूज़ किए हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड विद अ कैलकुलेटेड, जिसे कहना चाहिए कि रिस्पॉन्स, कैलकुलेटेड इंतकामी जो कार्रवाई है वो करेंगे हम। और उसमें उन्होंने अमेरिका को भी घसीटा है, और उन्होंने इसराइल को भी साफ साफ अल्फाज में वार्निंग दी है कि अब हम बदला लेंगे अपने साइंसदान के कत्ल का, और आपसे बड़े, जिसे कहते हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कोई बदला लेंगे इनसे। जी, ये सारी जो चल रही हैं मामलात, हमने बात की OIC पे, ईरान में जो एसिनेशन हुई, और इसी तरह से जो मुलाकातें चल रही हैं इजराइल की और इजराइल के मामलात, उसी के तनाजुर में हमने एक अहम वाक़या होते हुए देखा,
यूएई ने अभी पिछले दिनों पिछले हफ्ते एक बैन लगाया है 13 ममालिक पे बशमूल पाकिस्तान कि अच्छा। नए वीजे वहां के लोगों को नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक बैन लगाया है, जिसको हम कहते हैं कि वीज़ा बैन कह लें या जो भी कह लें आप, ये मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, 13 ममालिक हैं, 13 ममालिक की फ़हरिस्त है। और एक मुस्लिम मुल्क ने 13 मुस्लिम ममालिक पे ये बैन लगाया है वीज़े का। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, और दीगर ममालिक, लीबिया टर्की भी और शामिल टर्की है। भी शामिल है, और दीगर ममालिक, पूरी एक फ़हरिस्त है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक मैसेज है बदलती हुई दुनिया का, मुसलमान ममालिक के लिए एक वेकअप कॉल है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम एक उम्मा हैं। उम्मा का कॉन्सेप्ट अब वो टूट गया है, शैटर्ड हो गया है। और दूसरी बात ये कि यूएई एक क्लियर मैसेज भी दे रहा है कि अब हम सॉवरन नेशन हैं, हम एक ये जिसे कहना चाहिए कि हमारा झुकाव बहुत मगरबी है, हम यूरोप की तरह बनने जा रहे हैं, हमें ना रोका जाए। अब हम आपको हो सकता है कि लॉटरी सिस्टम भी निकालें सिटीजनशिप का, हो सकता है हम आपको सख्त पाबंदियाँ भी करें, इंटरव्यू भी हो, आपका हेल्थ स्क्रीनिंग भी हो। सो दे आर गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन। इस पर पाकिस्तान का कोई रिएक्शन नहीं आया। दोस्त मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ उनके लिए बड़े तीतर और बटेर और शिकारों का इंतज़ाम करता है कि आइए शिकार कीजिए। वहाँ पे आपको मालूम है ऊँटों की रेस होती है, वहाँ पे उनके महलात है पाकिस्तान में, कराची, रावलपिंडी, लाहौर में उनके बड़े बड़े महल हैं। तो अब वो सवाल नहीं कर सकते, हमें सवाल की इजाज़त नहीं है, हमें अपने किसी भी मुस्लिम बरादर मुल्क से सवाल की इजाज़त नहीं है। हमें सिर्फ ये कि आओ हम पे पाबंदी लगाओ, हमें लिफ्ट नहीं कराओ, हम पे आप अपनी OIC में जो डिसाइड कर लो, आप इसराइल के साथ जो डिसाइड करो, लेकिन जब हम करें तो हमें आपसे पूछ के करना होगा, और आप जो दिल चाहे करते रहें। नहीं, हालात बेहतर हो जाएंगे अनीस भाई इंशाअल्लाह। जी पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे गामजन है पीटीआई की हुकूमत में, और माशई हालात सही होंगे तो जाहिर सी बात है इज्जत भी बढ़ती है और वक़ार में भी इजाफा होता है। चलिए आगे चलते हैं। जी अ, दूसरों की तो बहुत बात हो गई, आपके अपने मुल्क में भी तो देख लें क्या हो रहा है। बताइए सर। जी हाँ हुजूर, कनाडा आ जाइए, बहुत जी देर जी। हो गई। कनाडा में गुज़िश्ता हफ्ते 2 वाक़यात हुए, जिनमें से एक वाक़या हुआ बड़ा अछूता सा। स्टूडियो 4 ने भी इस पे एक प्रोग्राम किया, सच या झूठ। आप नाजरीन देखते ही होंगे हमारा जी प्रोग्राम, जी अनीस भाई भी देखते हैं। सच या झूठ में हमने उस वाक़े को इस दफ़ा उठाया था, और मुख्तलिफ जो लोग हैं उस प्रोग्राम में उन्होंने कॉल करके अपनी राय भी दी थी। वाक़या हुआ अदमसन बारबेक्यू करके एक रेस्टोरेंट है। ख़वातीन और हज़रात, आपको इल्म में होगा कि कनाडा में ओंटारियो की हुकूमत ने कुछ पाबंदियां मज़ीद सख्त की, कोरोना को जो वबा तेज़ी से फैल रही है उसको सामने रखते हुए। यानी GTA में उन्होंने मज़ीद सख्तियां की, और रेस्टोरेंट में सख्ती से पाबंदी है कि कोई रेस्टोरेंट चाहे अंदर यानी इनसाइड और आउटसाइड डाइनिंग बिल्कुल इस वक्त बंद हो गई है। जी उसके बावजूद ये इम्प्लीमेंट शुरू हुआ 23 नवंबर के रोज़ से, यानी पीर वाले रोज़ से। और ट्यूसडे को एक अजीब सा वाक़या हुआ, यानी नवंबर की रात में एक वीडियो, आदमसन बारबेक्यू के जो मालिक हैं, आदम स्केली करके नाम है उनका, उन्होंने एक वीडियो निकाली कि साहब मैं बिल्कुल ज़ेरे बार हूँ इस वक्त मसाइल के, और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, और ये पाबंदियां मैंने कबूल करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस तरह से किया तो मैं बिल्कुल एनी हाउ। तो वो दूसरे दिन उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला, और खोलने के बाद वहाँ पुलिस आई, जाहिर सी बात है वो एक लंबी कहानी है, आप सभी को इल्म होगा। जुमेरात वाले दिन यानी 26 नवंबर को उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, एडम साहब को, और एक और साहब को, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्तिल थे और उकसा रहे थे लोगों को। एक तहरीक भी इग्नाइट हुई उसी दौर में, जिसमें एंटी मास तहरीक जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। उस दौरान भी जिस दिन ये वाक़या हुआ 24 नवंबर को आदमसन बारबेक्यू के सामने, वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए, प्रोटेस्ट करने लग गए। और मज़े की बात यह कि मैं ख़बरों में पढ़ रहा था कि एक सरकारी गाड़ी वाला भी, जिसपे किसी गवर्नमेंट के इदारे का वो गाड़ी थी, वो भी
बैनर उठाया हुआ था, तो जिस पे काफी ज्यादा ले दे भी हुई। और बहरहाल, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये कहाँ जा रहा है हमारा माशरा इस वक्त? नहीं देखें, इसको मैं जो एडमसन रेस्टोरेंट स्टेक हाउस जो भी है इटोबिको में, टोरंटो में, इसमें इनका मौक़िफ़ ये है कि बड़े बड़े जाइंट्स और बिग बॉक्स स्टोर्स और ये सब जो बिलियनियर्स हैं, इनको आपने खोल के रखा है, और जो डेली हमारे लोग हैं जो हम डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनको आपने पाबंदी लगा दी है। जबकि हम सारे SOPs को वो भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। तो एक आदमी ने एक सिंबॉलिक स्टैंड लिया है। ये जो बंदा है एडम, इसने एक सिंबॉलिक स्टैंड लेके बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है। और इसमें इन्होंने हुआ क्या, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये इनका जो रेस्टोरेंट है, ये जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ मंडे 12 बजे रात से, तो उसमें सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, सारे खाने पीने की जगह बंद कर दी गई, बार पैटियो सब बंद कर दिए गए। लेकिन एडमसन ने कहा कि मैं खोलूँगा, और उन्होंने पहले दिन खोला, लोग आए, खाना खाया और चले गए। फिर ये ख़बर पुलिस को दी गई, मेयर को दी गई, बॉनी कराम्बी तक ये बात पहुँची। उन्होंने फिर एक्शन लिया और पुलिस को भेज के दूसरे दिन इसको ज़बरदस्ती बंद करवाया। तीसरे दिन वो साहब फिर गए और उन्होंने फिर रेस्टोरेंट खोला और फिर सर्विंग शुरू कर दी। फिर पुलिस आई, और इस बार पुलिस ने ना सिर्फ ये कि उनके ताले बदले, बल्कि वहाँ से उनको गिरफ़्तार भी किया। और नहीं, गिरफ़्तार नहीं किया, अभी गिरफ़्तार उसके अगले दिन किया। फिर चौथे दिन क्या हुआ, वो ताले चूँकि वो पुलिस के थे, वो तोड़ नहीं सके थे, तो इन्होंने पीछे की एक दीवार को काट कर किचन के ज़रिए दाखिल हुए और वहाँ से खाना अपना सर्व करना लोगों को शुरू किया, जिस पे ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। और इस पे अरेस्ट करने के बाद एडमसन को बोर्ड अप कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे जहाँ से काटा था दीवार, वहाँ पे उन्होंने तख्ते लगा दिए। और फिर वो लोग आ गए, एहतजाज होने लग गया, लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। कोर्ट में इनको जो अब ये एक आम मुतवस्सित तबके का इंसान है जिसके पास वकीलों और कोर्ट कचहरी के पैसे भी नहीं हैं, तो इसके लिए एक फ़ंड सेटअप किया गया जिसने रातों रात $3 लाख जमा किए, आवाम ने उसको दिए, वालियाना मोहब्बत। तो हम ये इस पूरे कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो गरीब है कनाडा का, वो चाहता है कि उसका कारोबार मुतासिर ना हो और उसको भी थोड़ी सी फ़ज़ा दी जाए। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि ये जो एंटी मास्क प्रोटेस्ट हो रहा है टोरंटो में, ये एक अलग चीज़ है। ये लोग बिलीव करते हैं फ्रीडम पे कि हमें आज़ादी दी जाए। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा जब देखा तो 4% लोग ऐसे हैं दुनिया में, जो रिसर्च बताती है, जो कि कोरोना इन्फेक्टेड और या इसकी वजह से होते हैं, बाकी नहीं होते। और उनकी 4% की वजह से बाकी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया, उनकी ऑक्सीजन रोकी गई, वो कहते हैं ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल। तो ये टोरंटो में ये मुजाहरे अब ज़ोर पकड़ रहे हैं। अमेरिका में तो पकड़ ही रहे थे एंटी मास्क, अब टोरंटो में आप कह रहे हैं कि हमें अपना फ्रीडम दें और गिव मी द डेथ, और इस तरह के जो आप ये देख रहे हैं मास्क के सिंबॉलिक एक मुजाहरे हो रहे हैं। सो ये भी एक ज़ोर पकड़ रहा है, मास्क इज़ नॉट एसेंशियल, फ्रीडम इज़ एसेंशियल। तो ये पाकिस्तान में होता है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक दम पकड़ रही है। अब ये इसमें कितना असर है कितना नहीं है, और ना मैं इसकी हिमायत करूँगा ना मैं इसकी मुखालफत करूँगा, इसलिए कि हिमायत इसलिए नहीं करूँगा कि हमें ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी महफूज करना है कोरोना से, और मुखालफत इसलिए नहीं करूँगा कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और दे हैव द राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट। जी चलिए साहब, मेरे ख्याल में इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने आखिरी मौजू को शामिल हाल, शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक बड़ा वाक़या हुआ, बड़ा दुख ना खबर थी फुटबॉल के चाहने वालों की। इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा सा टॉपिक हम और टच कर लें। एक और मुजाहरा मुझे याद आ गया। ओ जी जी तो जी, उसमें हाँ, वो भी हमारे शहर में भी हुआ और दुनिया भर में भी हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा अगर आप क्योंकि उस पर जी आपने थोड़ी बिल्कुल, सी हाँ रिसर्च भी की अनीस हुई भाई, है। बिल्कुल हमारी सरफ नज़र हुई, माजरत चाहते हैं। एक और मुजाहरा हुआ कल इतवार वाले दिन। इससे पहले भी खबरों में रहा है कि ये मुजाहरे इससे पहले भी हुए, लेकिन कल काफ़ी बड़ा एक मुजाहरा नज़र आया देखने में। इंडिया में कुछ 3 बिल्स पेश हुए या मंजूर हुए, जो कि यानी एक कॉरपोरेट को इन्वॉल्व किया गया है, ज़ाती बिजनेस को
एग्रीकल्चर में, तो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हजरात हैं उन्होंने इंतहाई शदीद उस पर रद्द अमल का इजहार किया है। बल्कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन यानी जुम्मे वाले दिन तो दिल्ली में एक बहुत बड़े रॉइट्स भी या जो भी जलसे जुलूस हुए, उसको उनकी सपोर्ट में लामोहल्ला कनाडा में भी, जैसे सभी को इल्म है, पंजाब और हरियाणा की बहुत बड़ी तादाद में लोग आबाद होते हैं। तो उन किसानों की सपोर्ट में यहाँ पर जलसे जुलूस हुए और कुछ बाइकर्स भी लेके निकले बाइक, जो कि ब्रैम्पटन से मिसिसागा और मिसिसागा से टोरंटो तक। आप क्या कहते हैं इस आपके पास क्या खबरें हैं इस टोरंटो में जलसे हुए हैं और लोगों ने उनकी हिमायत में यहाँ पे किए हैं। दो बातों को हमें समझना ज़रूरी है कि जो वहाँ के फार्मर्स का मुद्दा है वो क्या है, और दूसरा ये एहतिजाज क्या है, इसकी क्या शक्ल है। मुद्दा हो सकता है अपने, और मैं समझता हूँ कि जायज़ भी हो सकता है। किसान हैं, उनका अपना एक ओपिनियन है अपने उस निज़ाम के बारे में जो कि वो सैकड़ों हज़ारों साल से चलता आ रहा है, तो वो उसके यूज़ टू हो जाते हैं हम। लेकिन साथ साथ हम नई सिम्त की तरफ, डायरेक्शन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। कहते हैं ना कि चेंज, देयर इज़ अ फियर अबाउट चेंज। तो उस चेंज पे मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे दोस्त नाराज़ हो रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली सरकार ने उनको दिल्ली में दाखिले की इजाज़त दी कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि फेडरल कैपिटल है, केंद्र है वो, तो वहाँ पे वो आए। फिर वहाँ पे पुलिस ने उन पे वाटर कैनन और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल किया। अब ये देखें कौन जो प्रोटेस्ट होता है ना, तो कौन जायज़ है और कौन नाजायज़ है ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, वो G20 का प्रोटेस्ट आपको याद होगा टोरंटो में हुआ था, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई थी, तोड़ी गई थी। और उसके अलावा पाकिस्तान में तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, इंडिया में आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं। ये कोई प्रेटी पिक्चर पेंट नहीं करते, ये हमेशा अगली साइड ऑफ द इमेज दिखाते हैं, जिसमें पुलिस की जानिब से भी ब्रूटैलिटी होती है और मुजाहिरीन भी ज़ाहिर है कि वो कोई वहाँ पे बैठ के कव्वाली तो नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ एहतिजाज ही कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि इसको लेकर इसको एक सियासी रंग भी देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जिसमें इसको बजाय इसके कि कानून के ख़िलाफ़ आप एहतिजाज करते, आप सरकार के ख़िलाफ़ एहतिजाज पे उतर आए। और वो लोग जो कि मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकार को या किस तरह से मोदी को कुछ बुरा कहा जाए, तो वो उसमें उसको कैश करते हैं। तीसरा जो इसमें आंसर आ जाता है वो खालिस्तान और खालसा का आंसर आ जाता है। जो लोग इसको इस तरह, ये एक बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि चलो इंडिया में जो हो रहा है वो तो किसान भाई आए मैदान में, कनाडा में जो हो रहा है वो एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे लोग अपने जो दबे हुए बैठे थे, छुपे हुए बैठे हुए, स्लीपर सेल बैठे हुए, आपको याद होगा यहाँ पे एयर इंडिया की एक वर्स्ट बॉम्बिंग जो हुई थी, तबाह हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा तारीख़ का सियाह बाब है कि जो हम भूले नहीं हैं आज तक। तो वो एक बचे खुचे चंद लोग, गिनती मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इसको कैश भी करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि सब होंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये साइड ट्रैक ना हो जाए, ये जो मुद्दा है ये साइड ट्रैक ना हो जाए। इसको दोनों फरीक जो हैं आपस में टेबल में बैठ के बात करें और बात करने के बाद इसको तय करें कि ये इसमें कहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टडी किए बगैर हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ख़राब है। ये जो लॉज इंट्रोड्यूस कराए गए, जो न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, ये दीज आर प्रॉबली इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, बट दे डोंट सी इट नाउ। तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को ओपन हार्ट करके थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए कि ये हम देखें तो सही ये मामला क्या हैं, या जज्बात में हम एक दूसरे के पंच के कहने पे, चौधरी सरदार के कहने पे, किसी के बड़े अपने साईं के कहने पे हम बाहर निकल आएँ। तो दिस इज़ माई 2 सेंस। नहीं अनीस भाई, किसान, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसान चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या कनाडा का हो, मैंने हमेशा उनको बहुत एक मासूम मखलूक पाया। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो इस्तेमाल ना हो जाए। हाँ, वो जो भी है, तो मैं समझता हूँ कि इनके मामलात ये इस तरह से बाहर नहीं निकलते हैं
ये बहुत मासूम मखलूक होती है और अपने काम से काम रखने वाले और इंतहाई मेहनत कश होते हैं और इंतहाई जद्दोजहद करते हैं और उसके बाद मेरे और आपकी टेबल पे 2 वक्त का खाना ये पेश करते हैं। बिल्कुल। तो हमें इंतहाई दिली हमदर्दी, इंतहाई हमदर्दी के साथ इनके मामलात को देखना चाहिए। चले मामले इसी हमदर्दी को लेके हुए हम एक दिली दुख की तरफ बढ़ते हैं जी। जो हमें दरपेश हुआ पिछले हफ्ते एक बुरी खबर के जरिए। दुनियाए फुटबॉल का एक नामवर नाम 1960 में जिसकी पैदाइश हुई और 2020 में अपने शायकीन को तन्हा छोड़ के वो दारे फानी को रुखसत हुआ। जी जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ मैराडोना की, इंडिगो मैराडोना, जिनका ताल्लुक अर्जेंटाइन से था और 1986 के जो मुकाबला हुआ उसको अर्जेंटाइन और जर्मनी के दरमियान में वर्ल्ड कप में उसको जितवाने में इनका ही सहरा रहा। और उसके बाद आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा नाम क्या महसूस करते हैं, हमें छोड़ के चला गया। बिल्कुल जी, हम सबका फेवरेट और बेताज बादशाह जिसको हम कहते हैं। और मुझे वो आज एक सुर्खी याद आ गई जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें लिखा था कि यूरोप वर्सेस मैराडोना, ब्राज़ील वर्सेस इस तरह का कुछ था वो, मतलब उसको पूरे कंट्री का दर्जा दिया गया था। ऐसे स्किल्स रखने वाले बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं लोग अपनी अपने शोबे में, और जो उनकी महारत थी, जो उनका कंट्रोल था, जो उनकी बॉडी थी, जो उनका बॉडी, हालांकि देखें वो बहुत तवील कामत नहीं है, बहुत उनका कद जो है वो थोड़ा छोटा भी था और वो थोड़े चबी से भी थे, लेकिन वो जिस तरह से फुटबॉल को लेके यूँ निकल जाते थे तो मतलब समझ में नहीं आता था कि कोई बड़े से बड़ा डिफेंड करने वाला उनको नहीं रोक सकता था। ये नहीं था कि उस ज़माने में डिफेंड करने वाले लोग नहीं थे। तो बेताज बादशाह फुटबॉल का हमारी आज हमसे चला गया। उनकी सेहत काफ़ी दिनों से ख़राब थी और वो जो थे उनकी दिल के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। तो वो बहरहाल अब उनको क्या कह सकते हैं, हम उनको मिस करेंगे। और एक बेताज बादशाह हमारी फुटबॉल के चले गए। हमेशा खबरों में रहे, आपने देखा होगा कि और शरारती भी थे काफ़ी ज़्यादा। वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाया करते थे मैदान में कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाया करते बिल्कुल थे बिल्कुल और बिल्कुल। खबरों में भी रहते थे। और वो आपको याद होगा एक हैंड ऑफ गॉड करके भी 1986 में जो खिताब मिला या जो भी ये वाक़या हुआ, तो बहुत ही बस जिसे कहना चाहिए कि आखिरी दिनों में वज़न तेज़ी से बढ़ा। इनके बारे में कहा जाता है कि ज़रा बिलानोश किस्म के बिलानोशी में मुब्तला हो गए थे, यानी शराब बहुत पी रहे थे और ड्रग भी लिया करते थे और उसकी वजह से इनका वज़न भी बढ़ रहा था और दिल का आर्जा भी हुआ आज से चंद साल पहले। और उस वक्त तो बच गए और उसके बाद अब अगर हम इनकी कारनामों पे नज़र डालें तो टोटल बहुत बड़ी बात है, 4 वर्ल्ड कप में इन्होंने हिस्सा लिया। 2 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी मुल्क की नुमाइंदगी की, इनकी एज ए कैप्टन इनकी टीम ने मुकाबला किया। 1986 में भी एक जो असल जीतवाने का यही सबब थे जो अर्जेंटाइन को इन्होंने जो फतह दिलवाई, वो इनके ही गोल थे। और तकरीबन इन्होंने 94 के करीब मैचेस अर्जेंटीन की तरफ से खेले, जिनमें से बहुत बड़ी बात है 34 गोल इन्होंने किए थे। बिल्कुल। और अच्छा, बड़ी दिलचस्प दर्शकों की और ख्वातीन और हजरात नाजरीन की दिलचस्पी के लिए एक बयान मैं कर दूं कि जो मैंने पढ़ा इनके बारे में एट दैट टाइम, और मुझे थोड़ा सा याद है 86 का जो मुकाबले में असल वजह शोहरत अर्जेंटाइन की जर्मनी से जो इन्होंने आखिर में जो जीता और वर्ल्ड कप जीता और कब ले लिया, वो नहीं थी वजह शोहरत। वजह शोहरत या जो इनकी असल कहते ही हैं, जब इन्होंने इंग्लैंड को हराया और ना सिर्फ हराया, उन्होंने मुकाबले से बाहर कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि 82 में गालबन फाकलैंड करके जो जजायर थे उसके ऊपर अर्जेंटाइन और इंग्लैंड की एक जंग भी हुई थी और उसके फौरन बाद ये वर्ल्ड कप हुआ और जिसमें इन्होंने जब इंग्लैंड को हराया तो उसमें काफी ज्यादा शोर मचा और उसमें भी, उस जीत में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो बहरहाल ये एक काफी मशहूर जमाना और
नामवर खिलाड़ी रहे। हमें बहुत अफसोस है, हम इनके लिए ताज़ियत का इजहार करेंगे, कंडोलेंसेस करेंगे जी और इसी को आगे लेके चल के अनीस भाई अगर क्या इजाज़त देंगे कि हम बिल्कुल इस जी। मैं प्रोग्राम यही को। कहूँगा व्यूअर से कि हमें देखते रहिए, अपनी राय से आगाह कीजिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और हमें अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भेजें ताकि हम अगले प्रोग्राम में उसको एड्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया नाजरीन और सामीन। हम इजाज़त चाहेंगे आपके अपने प्रोग्राम डिबेट एंड एनालिसिस इन प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, कंसेप्ट बाय हाइमा खान। इजाज़त चाहेंगे। हाँ।